नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी में भारत के राज्य और समाज। तो इसमें जो हमारा रह रखा था वो था 18वीं सदी में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले थे राजपूत राज्य। तो जब मुगलों की ताकत कम होती जा रही थी तो उस समय जो वहाँ के आसपास के राजपूत सामंत थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग गए। राजपूत राज्य पहले की तरह विभाजित ही थे, मतलब संगठित नहीं हुए। जो मुगलों के पहले थे, जब मुगल नहीं आए थे तब भी ये आपस में लड़ते रहते थे, और जब मुगल कमज़ोर हो गए तब भी इनकी स्थिति ऐसी ही थी। तो जो बड़े राजपूत राजा थे वो अपने जो छोटे राजपूत राजा थे उन पे शासन करते थे, या फिर गैर राजपूत राजा उनको हथिया लेते थे, मतलब हथियाना उन पे कब्जा कर लेते थे। 18वीं सदी का जो सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा था वो सवाई जय सिंह था, जिसने 1681 से लेके 1743 तक राज किया। सवाई जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, समाज सुधारक और विज्ञान प्रेमी था। तो सवाई जय सिंह ने काफ़ी सारी प्रयोगशालाएं खुलवाई और ये अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध राजनेता था, एक अच्छा विचारक था, कूटनीतिज्ञ था। सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की और इसको विज्ञान और कला का केंद्र बना दिया। तो जो जयपुर नगर की स्थापना करी वो सवाई जय सिंह ने ही करी। सवाई जय सिंह अपने आप में एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षक शालाओं का निर्माण किया। राजपूत के बाद हम देखेंगे जाट। तो जाट जो थी वो खेतीहर लोगों की एक जाति थी जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के इलाके में रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके में अशांति फैला दी। ये लुटेरे किस्म के लोग थे और इन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके में, औरंगजेब जब मरा तो मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और इन्होंने इस इलाके में लूटपाट, अशांति फैलाई। तो जो जाट राज्य थे उनमें से जो ठीक ठाक राज्य बना वो था भरतपुर के जाट राज्य। तो इसकी स्थापना चुरामन और बदन सिंह ने की थी। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ जाटों में वो था सूरजमल। तो सूरजमल के नेतृत्व में यह राजवंश काफ़ी ताकतवर हुआ। सूरजमल ने 1756 से लेकर 1763 तक शासन किया। और सूरजमल के बाद जब सूरजमल की मृत्यु हो गई उसके बाद जाट फिर से कमज़ोर पड़ गए। बंगस, पठान और रुहेले, ये हमारा अगला वो है, रुहेले। तो मोहम्मद साहब के शासनकाल में, जब मोहम्मद साहब का शासनकाल था तो उस टाइम पे एक अफगान जिसका नाम मोहम्मद खां बंगस था ने फरुखाबाद के इर्द गिर्द का इलाका, जो आजकल का अलीगढ़ कानपुर का इलाका है, उस इलाके में अपना शासन कायम कर दिया। और इस तरह से जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मुगल प्रशासन बहुत कमज़ोर पड़ गया। और जब ये मोहम्मद खां था जिसने फरुखाबाद के आसपास अपना शासन, ये एक तरफ से वहाँ का सरदार था तो इसने वहाँ अपना शासन स्थापित तो कर ही रखा था, लेकिन जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो इसको स्वतंत्र होने का मौका मिल गया और इस तरह से इसने रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना कर दी। जो इसका राज्य था ये दक्षिण में गंगा से और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी बरेली थी। तो शुरुआत में जो रुहेलखंड थी उसकी राजधानी बरेली थी, बाद में रुहेलखंड की राजधानी रामपुर हो गई। अगला है हमारा सिख। तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। और जो सिख राज्य था उसको जो एक तरफ से व्यवस्थित बनाया, एक तरफ से एक राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश करी, उनमें लड़ाई करने का हुनर पैदा किया। तो ये काम किया हरगोविंद सिंह ने, जो 1606 से 1645 तक इनके कार्यकाल में सिख काफ़ी ताकतवर हुए। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें और आखिरी गुरु थे, उनके नेतृत्व में सिख एक वास्तविक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने, जो बहादुर शाह औरंगजेब के बाद शासक बना, उसका साथ दिया। और जब
उस बहादुर शाह का शासन था तो गुरु गोविंद सिंह एक बड़े सामंत थे। उनका ओहदा 5,000 जात और 5,000 सवार वाले सामंत का था। गुरु गोविंद की मृत्यु एक व्यक्ति ने जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। तो जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण के भ्रमण पे थे बहादुर शाह के साथ, तो किसी पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर नाम का एक व्यक्ति था जो गुरु गोविंद सिंह का प्रिय शिष्य था, तो उसके हाथों में सिख शासन चला गया। और बंदा बहादुर उतना कुशल नहीं था, लेकिन काफ़ी समय तक उसके पास सत्ता रही और 1715 में बंदा बहादुर का भी कत्ल हो गया। अब इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों से, जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पे, तो उस दौरान जब उन्होंने जो बाकी शासक थे मुगल थे उनको कमज़ोर कर दिया, तो सिख धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। और सिखों में जो सबसे बड़ा शासक बना, सबसे महान शासक बना, जो ताकतवर बना, वो था राजा रंजीत सिंह। तो राजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर का इलाका जीता और 1802 में अमृतसर जीत लिया था इन्होंने। और राजा रंजीत सिंह के शासनकाल में भी जो राजस्व कर था वो 50% ही था, मतलब पैदावार का 50% राजा को देना होता था। 1809 में राजा रंजीत सिंह को अंग्रेजों ने सतलज पार का शासक रहने दिया। तो अंग्रेजों ने उनको सतलज पार का इलाका राज करने के लिए ये कह दिया कि तुम सतलज पार रहोगे, और सतलज के इस तरफ का इलाका अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अगला हमारे पास है मराठा राज्य। तो मराठा राज्य या मराठा परिसंघ 18वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक बहुत बड़े हिस्से पे इनका प्रभुत्व था। और मराठा साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत 1674 में हुई, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हुआ। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य अस्तित्व में आया। और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार अंग्रेजों के साथ, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसके साथ मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार परिषद थी, और जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान कुछ इस तरह से है, जो पेशवा होता था ये सभी मंत्रियों का प्रधान होता था, जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रशासन में राजा के बाद सबसे ज़्यादा महत्व पेशवा का ही होता था। अमात्य उसके बाद था। अमात्य वित्त मंत्री था, यह राजस्व संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी था। फिर मंत्री था, राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। फिर सचिव, राजा के पत्र व्यवहार और शाही मोहर जैसे दफ्तरी काम करता है उस तरह का था। उसके बाद सुमंत था, जो विदेश मंत्रालय का काम देखता था। सेनापति सैनिकों का प्रधान था। पंडित राव दान का अध्यक्ष था, जो दान से संबंधित मामले थे उनका अध्यक्ष। और न्यायाधीश कानून मामलों का निर्णायक। तो ये शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान थी। शिवाजी महाराज के बाद उनका पुत्र संभाजी 1680 से 1690 तक मराठाओं का राजा रहा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका पुत्र संभाजी 1680 से 1690 तक मराठाओं का राजा रहा। और संभाजी के बाद, ये यहाँ पे डेट गलत प्रिंट हो रखी है, 1682 होना चाहिए था, 42 हो रखा है। तो छत्रपति संभाजी के बाद उनका पुत्र छत्रपति साहू 1642 से 1741 तक महाराजा के तौर पे आसीन रहे। और जो छत्रपति साहू महाराज था, तो उनका पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के समय ही पेशवा सबसे शक्तिशाली हुआ और बाकी मंत्रियों का महत्व खत्म हो गया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हुई। और जो बालाजी विश्वनाथ था, उसके बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में जो सबसे प्रभावशाली
योद्धा था वो था आपका बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की वजह से ही मराठाओं ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों को अपने साथ मिलाया और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहते थे, पेशवा बना और ये काफ़ी शक्तिशाली पेशवा था। तो 1740 से 1761 तक ये पेशवा रहा बालाजी बाजीराव। 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई, जो राजा थे, और उन्होंने वसीयत के तौर पे सारा राजकाज का काम पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे मराठों में जो राजा था उसका महत्व खत्म हो गया और वहाँ पे पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया। तो ये हुआ 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद। 1751 में बंगाल के नवाब ने मजबूर होकर उड़ीसा को मराठों के हाथ दे दिया। जब बार बार मराठों ने बंगाल पे हमला किया, तो ये 1751 की बात है जब बंगाल के नवाब ने मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को दे दिया। 1761 आते आते मराठों में आपसी फूट पड़ गई। तो जो मराठा सरदार थे वो कभी सत्ता के लिए, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। और जब 14 जनवरी 1761 में मराठों का सामना अहमद शाह अब्दाली, एक अफगान लुटेरे के साथ हुआ, तो जो मराठों की फौज थी वो बुरी तरह से तहस नहस हो गई। और जो अहमद शाह अब्दाली था उसके तरफ काफ़ी जाट, रोहिले, राजपूत, काफ़ी लोग उसके साथ उसकी सेना से लड़ रहे थे। और मराठों को इस युद्ध में जो मराठा थे उनके उनके काफ़ी बड़े योद्धा मारे गए। जो पेशवा का बेटा था विश्वासराव सदाशिव राव भाऊ, तो इनकी मृत्यु हुई और लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। तो यहाँ से मराठाओं का पतन होना शुरू होता है जब मराठाओं का युद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। और इसके बाद अफगानों ने, जो अफगान थे, इस क्षेत्र में बहुत भयंकर लूटपाट मचाई और अत्याचार किए। और 1761 में माधवराव पेशवा बना और उसने मराठाओं की खोई हुई ताकत को कुछ हद तक वापस लाने की कोशिश करी। और 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। तो माधवराव जो पेशवा था उसके समय पे एक चीज़ हुई कि जो दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह था वो मराठाओं का पेंसिन पे बादशाह था। तो इसने काफ़ी ख्याति प्राप्त करी थी माधवराव ने। बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता संघर्ष हुआ जब माधवराव की मृत्यु हुई उसके बाद। और नारायण राव 1773 में इसी संघर्ष में मारा गया। तो नारायण राव मारा गया 1773 में। इसके बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठाओं पे हमला करने के लिए किसने अंग्रेजों को निमंत्रण दिया था। तो ये था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गया और फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें मराठा थोड़ा बहुत कमज़ोर होने लगे। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के पास जाके उनको मराठाओं पे हमला करने का निमंत्रण दिया। सवाई माधवराव के मुख्य सलाहकारों में थे नानाजी फडणवीस, और जो काफ़ी कुशाग्र व्यक्ति थे। और ये नानाजी फडणवीस इसके मुख्य सलाहकार थे सवाई माधव राव के। और 1800 ईस्वी में नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। 1795 सवाई माधवराव भी मर गया। इनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय शासक बना। पेशवा बना मतलब जो रघुनाथ राव का बेटा था, जिस रघुनाथ राव ने मराठाओं अंग्रेजों को मराठाओं के साथ लड़ने के लिए बुलाया था, उसका बेटा बाजीराव द्वितीय शासक बना। और यह अत्यंत नालायक व्यक्ति था। इस तरह से 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें भी मराठा कमज़ोर हो गए। और इसके बाद 1816 से 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की पूरी शक्ति लगभग खत्म हो गई।
तो जिस व्यक्ति ने मराठाओं पे हमला करने के लिए अंग्रेजों को न्योता दिया था, उसी का बेटा आखिरी शासक था और इस तरह से मराठाओं का अंत हुआ। तो दोस्तों देखते रहिए सी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।